जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सांविधिक निकाय। इससे पहले हमने संवैधानिक निकाय देखा था, उसकी परिभाषा बताया था कि संविधान में सीधा सीधा जिन संस्थाओं का उल्लेख होता है उन्हें संवैधानिक कहेंगे। और सांविधिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जितनी संस्थाएं सांविधिक होती हैं वो क्या हैं और इन्हें क्यों सांविधिक कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार, अल्पसंख्यक, केंद्रीय सूचना, हरित अधिकरण, ये सारे जो यहाँ पे मेंशन है आप देख रहे हैं सामने, इन सब के बारे में जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, आप अपने आप को उन सब में निपुण बनाने के लिए आप पुस्तक का अध्ययन करिए, वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगर यहाँ केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ तो इसमें हम देखेंगे सांविधिक निकाय क्या होता है। ये वह होते हैं जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, संसद में अधिनियम के द्वारा, कोई बिल के द्वारा इनका गठन किया जाता है तो ये क्या कही जाती है, ये सांविधिक कही जाती हैं। ठीक है, इसकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है जिनमें सरकार का मानना है कि परंपरागत विभागीय संरचना से बाहर अत्यधिक प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादन हो सके। ठीक है, सांविधिक निकायों में मंत्रिमंडलीय नियंत्रण उनके अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपात में होता है। ठीक है, जबकि संवैधानिक संस्थाओं में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, प्रायः वह स्वायत्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया कि संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी अधिनियम के तहत इनका गठन किया जाता है। ठीक है, तो क्या कही जाएंगी, सांविधिक संस्था या सांविधिक निकाय कही जाएंगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला आता है यहाँ पे मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग क्या है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध प्रश्न पूछे ही जाते हैं सामान्यतया। ठीक है, तो गठन इसका कब किया गया था, मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका गठन उस समय किया गया था। 2006 में इसमें संशोधन किया गया और यह यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे शब्दों को जरूर पूछ लेता है। ठीक है, उसमें आपको अगर मतलब कई सारे स्टेटमेंट डाल के अगर प्रश्न बनाया तो उसमें क्या करता है, एक स्टेटमेंट में डाल देगा कि यह गृह मंत्रालय के अधीन होती है, या यह डाल देगा कि यह जो है सामाजिक कल्याण के अंतर्गत होते, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होती है। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि ये स्वायत्त संस्था है। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको जरूर ध्यान रखा करिए। ठीक है, उसके अलावा इसका गठन संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना और एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उनका कार्यक्षेत्र हो जाता है मानवाधिकार आयोग का। और इसके बहुत कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो आप देखेंगे अक्सर कभी कभी चर्चा में रहता है कि मानवाधिकार आयोग ने नोटिस दिया, मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट में ये चीज़ पेश किया, मानवाधिकार आयोग की तरफ से सलाह दी गई। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के तहत आती हैं। इनका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, बाकी क्षेत्रीय कार्यालय बहुत जगहों पे है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह आयोग यानी कि मानवाधिकार आयोग जो है ऐसे मामलों की ही केवल जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय का हो। यानी कि अगर कोई मामला 11 महीने पुराना है तो आयोग उस मामले की देखरेख कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, उसकी निरीक्षण कर सकता है। लेकिन अगर कोई मामला 1 साल या उससे ऊपर हो गया, ठीक है, तो उस मामले की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसकी जांच नहीं कर सकता। इसका मतलब किसी घटना में मानवाधिकार का हस्तक्षेप, मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप तभी होगा जब वह घटना 1 वर्ष से कम पुरानी हो, 1 वर्ष से कम समय में ये संज्ञान ले ले आयोग। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह संस्था सदस्यों की बात करें अगर, अध्यक्ष सदस्य की, तो बहुसदस्यीय संस्था है इसमें। ठीक है,
बहुत सदस्यीय संस्था, इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है, जो चीफ होते हैं, वे कौन होते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य में बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रिटायर्ड हैं, ठीक है, वे इसके सदस्य होते हैं। उसके अलावा एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, ठीक है, वह जो है इसका सदस्य होगा। तो मतलब अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो एक सदस्य होगा वह सुप्रीम कोर्ट का ही एक न्यायाधीश या रिटायर्ड हो या वर्तमान में हो, और जो सदस्य होगा एक और, वह क्या है कि इसका क्रम ऐसे आप समझिए, थोड़ा सा समझ में आएगा। पहला अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं, दूसरा एक सदस्य जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जो है जज रहा हो या हो, तीसरा जो होगा वो किसी हाई कोर्ट का, तीसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति रहा हो या है, ठीक है, मतलब है या रहा हो, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? दो ऐसे सदस्य, ध्यान रखिएगा, दो ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो कुल कितने सदस्यीय हो गए? आप यहाँ देख 5 सदस्यीय आयोग हो गया कुल, ठीक है, 5 सदस्यीय आयोग हुआ। लेकिन इसके अलावा इसमें 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, ठीक है। ये तो पूर्णकालिक सदस्य हैं, लेकिन 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। अब ये पदेन सदस्य क्या होते हैं? यानी कि वह व्यक्ति अगर उस पद पर बैठा है तो स्वाभाविक रूप से वह मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा, और जैसे ही वह पद छोड़ेगा वैसे ही उस पद से भी वह मुक्त हो जाएगा। तो ये पदेन सदस्य होते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वह स्वभावतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, जो महिला आयोग का अध्यक्ष होगा वह भी स्वभावतः इसका सदस्य हो जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का और अनुसूचित जनजाति आयोग का, ये 2 और भी अध्यक्ष इनके जो होंगे वो भी इसके पदेन सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से 5 + 4 इसके मेंबर होंगे, कुल 9 सदस्य होंगे। 5 इसके जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और 4 जो है पदेन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ सदस्यों से संबंधित कुछ बातें हुई। अब देखते हैं आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कैसे की जाती है? प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा तो किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति होगी, ठीक है। 6 सदस्यीय समिति होगी, वो जिसकी सिफारिश करती है उसी को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। इस चयन समिति में जो 6 सदस्यीय चयन समिति होगी, इसमें क्या होगा? ये जो 6 सदस्य होंगे इनमें से एक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर होंगे, दूसरा राज्यसभा उपसभापति होंगे, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होंगे, ठीक है। उसके अलावा कौन होगा? दोनों सदनों में विपक्षी नेता, ठीक है, दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी होंगे। ध्यान रखने वाली बात है, केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं इस समिति में। तो डिटेल में अगर बनाने की कोशिश हुई कि क्वेश्चन को थोड़ा जटिल बनाया जाए, प्रश्न को थोड़ा कठिन बनाया जाए, तो इस तरह समिति के सदस्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप तैयार रखिए। अब अगला बात करते हैं आयोग के कार्य क्या हैं। तो पहले बताया जा चुका है, इसमें क्या हो? मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले देखे जाते हैं। जेल में, बंदी गृह में यानी कारागार में जहां उनकी स्थिति देखना कि जो कारागार में बंदी बंद हैं उनकी स्थिति मानवों के लायक है या नहीं है, कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, खाना पीना ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं, एक सेल में कितने कैदियों को डाला गया है, ठीक है, उनके रहन सहन में कैसे क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो सारा देखना एक न्यूनतम स्तर का माप किया जाता है। उसके अलावा मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पैमाने हैं वो भारत में लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें, लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखा जाना इनका मुख्य कार्य होता है। और अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो क्या करते हैं, प्रशासन सरकार को नोटिस भी देते हैं उस विषय पे, ठीक है। जांच संबंधी कार्यों में क्या होता है, गवाहों को अपने पास बुलाकर परीक्षण कर सकते हैं, किसी दस्तावेज को अपने समक्ष मंगवा सकते हैं, न्यायालय के अभिलेख या रिकॉर्ड मांग सकते हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं। ये सारे इनके अधिकार होते हैं। अब अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो क्या होता है, अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए, इतना कार्यकाल होता है, ठीक है। कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी पद के योग्य नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत कार्य कर चुके हैं तो यहाँ से रिटायर होने के बाद आप किसी भी प्रकार न राज्य सरकार न केंद्र सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। वेतन भत्ते वगैरह की बात किया जाए तो अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति के पश्चात वेतन भत्ते आदि कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और योग्यता की बात किया जाए तो पहले बताया जा चुका जो शामिल होते हैं, उसके अलावा पागल ना हो, दिवालिया ना हो, कार्यकाल के दौरान किसी अन्य संलिप्त में शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ ना हो, यही सारी चीज़ें होती हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो अध्यक्ष सदस्य को कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और प्रेसिडेंट के महोदय के द्वारा ही इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा वो करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही ऐसा करेंगे, पुष्टि होने के बाद। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये जांच करेगा कि क्या वाकई ये असमर्थ हैं या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो संविधान सम्मत नहीं है या सिद्ध कदाचार में शामिल है वो, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, ये सुझाव देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इन्हें पदमुक्त करेंगे। तो यह एक प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन जनवरी 1992 में किया गया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि महिलाओं को उनके उचित अधिकार देने के लिए, उनके हर क्षेत्र में उनकी प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए, इन सारे कार्यों के लिए ही इस आयोग का गठन। देखिए एक कॉमन सी बात है, हमें अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी चाहिए कि देखिए जो भी आयोग गठित किए गए, क्यों किए गए, उसके पीछे मकसद क्या है। देखिए जो संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा मिलती है। अब इन न्याय को क्या प्रत्येक व्यक्ति को तीनों न्याय प्राप्त हो रहे हैं, क्या सभी वर्गों को तीनों न्याय प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी वर्गों की स्थिति अलग अलग है। आप चाहे अनुसूचित जनजाति को देखिए, चाहे अनुसूचित जाति को देखिए, चाहे पिछड़ा वर्ग को देखिए, चाहे महिलाओं को देखिए, बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, आप एक सर्वमान्य पैमाना नहीं बना सकते किसी के लिए। सबकी ज़रूरतें, सबके हालात अलग अलग होते हैं। तो अब कानून संविधान में तो उल्लिखित हो गया कि हाँ सभी को जो है, आर्टिकल 15 ने कह दिया कि हाँ सबके साथ किसी तरह का व्यवहार भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आपका आर्टिकल 19 कह दिया कि सबको पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है हर तरह की। लेकिन क्या वो चीज़ें वास्तविक रूप से ज़मीन पर दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? तो अब इन्हीं सब विशेष उद्देश्यों के लिए ही विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया, विभिन्न प्रकार के कमीशंस बनाए गए। ये कमीशन क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उस विषय पे चर्चा करते हैं, उस विषय की जांच करते हैं, उस विषय की छानबीन करते हैं, उस विषय को प्रभावी रूप से लागू करते हैं। अब इसका उदाहरण के लिए हमने मानवाधिकार आयोग की बात की, अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं। अगर महिलाओं के हितों का कहीं अनहित उनका हो रहा है, कहीं उनके बारे में चर्चा नहीं की जा रही, कहीं उनके हितों को मारा जा रहा है, कहीं उनको बराबर हक नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो यह कार्य क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधीन आएगा और राष्ट्रीय महिला आयोग उस कार्य को पूर्ण कराने में, उनको उनका हक दिलाने में पूरी तरह से जरूरत पड़ी कानूनी लड़ाई, जमीनी स्तर पर हर तरह का कार्य करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के विशेष आयोगों का गठन किया जाता है। और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, ये जयंती पटनायक थी, ठीक है। और मैं इस पे देखिए, मैं अपने इस पे चैनल पे फेसबुक पे ही आपको इसकी रील्स मैं बनाता रहता हूँ बराबर इस पे, और रील्स में मैं जो करंट तात्कालीन इसके अध्यक्ष हैं सारे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ या फिर आपका महिला आयोग हुआ, जो भी विभिन्न आयोग हैं उनके तत्कालीन जो अध्यक्ष हैं उनकी चर्चा करते जाऊँगा, मैं बराबर डालता रहूँगा वीडियो। आप लोग वहाँ से भी जाकर रील जो है देख लिया करिए। तो यहाँ क्या है, पहली अध्यक्ष कौन थी, पहली अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक, ठीक है। तो जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्षा थी, ठीक है, जयंती पटनायक,
ठीक है, पहली अध्यक्षा थी, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है, यानी कि उससे ये कनेक्टेड है, उसी के तहत सारे कार्य इनके किए जाते हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश, शिकायतों के निवारण में वृद्धि करना, साथ ही साथ महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों हेतु सरकार को नीतिगत सलाह देना। मैं पहले ही अभी इसके बारे में बोल दिया। इसी तरह से हर आयोग का अपना कार्य होता है। जो भी संवैधानिक या सांविधिक आयोग होते हैं उनका भी कार्य लगभग इसी तरह का माना जाता है। हम थोड़ी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं अगर, तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर संरचना की बात करें तो क्या होता है, 5 सदस्य इनके होते हैं, ठीक है। 5 सदस्य होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी देखिए 6 सदस्य होता है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होंगे, देखिए एक अध्यक्ष होंगे, ठीक है, 5 सदस्य होंगे और एक सचिव होगा। तो ये 7 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। क्या है, 7 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य और सचिव का नामांकन महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि अध्यक्ष, सदस्य और सचिव इनका नामांकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और सेवा शर्तें वगैरह केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, सेवा शर्तें, भत्ते, पेंशन वगैरह आदि। इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये अपनी स्वेच्छा से कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। पद मुक्ति की बात करें अगर, तो केंद्र सरकार अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है। कब? जब वे दिवालिया घोषित हो जाएं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, कार्य करने में अक्षम हों, किसी अपराध हेतु दोष सिद्ध पाए गए हों, केंद्र सरकार की नज़र में अनैतिक हो गए हों, या लगातार 3 बैठकों में, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित पाए गए हों, तब भी पद से हटाए जा सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चीज़, बाल विकास मंत्रालय द्वारा इनके सदस्य, अध्यक्ष, सचिव की नियुक्ति की जाती है, नामांकित किया जाता है, और इन्हें हटाने में एक खास बात, एक चीज़ और है, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। अध्यक्ष सदस्य को तब तक पद विमुक्त नहीं किया जा सकता, अध्यक्ष या सदस्य को, जब तक सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान न किया जाए। तो सुनवाई का इन्हें उचित अवसर दिया जाता है, उसके बाद ही इन्हें पद से मुक्त किया जाता है। कार्य की बात करें तो वही चीज़ें बता चुका हूँ कि महिलाओं का जहाँ जहाँ हित की बात हो रही है उनके हितों की रक्षा करना, उनके हित के विषय में सरकार को सलाह देना, ये सारे कार्य इनके किए जाते हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करती हैं, ध्यान रखिएगा, यह आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को ये सम्मन कर सकते हैं, उसको नोटिस देके बुला सकते हैं। तो ये हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें। देखिए, अब कार्यों को आप मोटामोटी समझ लीजिए। जैसे कार्यों के बारे में मैंने बता दिया, एक आपको मैंने एक तरह से कहा जाए रोड मैप दे दिया था। अब उसमें आप हर आयोग को फिट करिएगा, जिस तरह से नाम है वही उसका बात होगा। बालकों के साथ भी बहुत अत्याचार किया जाता है, खरीद फरोख्त किया जाता है, खतरनाक कामों में उन्हें लगा दिया जाता है, जोखिम में लगा दिया जाता है, जोखिम भरे कार्यों में लगा दिया जाता है, ठीक है। जबकि इसमें हमारा आर्टिकल 23-24 विरोध करता, 24 में इसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ, लेकिन फिर भी उनको साथ किया जाता है ऐसा। अंग व्यापार के लिए उनसे भीख मंगवाया जाता है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो अब इन सब से उनकी रक्षा करने के लिए उनको उचित शिक्षा नहीं दी जाती, बहुत सारे और भी कार्य होते हैं। तो यह आयोग उनसे संबंधित होगा, ठीक है। अब देखते क्या है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। 2005 के तहत मार्च 2007 में, ठीक है, मार्च 2007 में इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इस समझौते में एक समझौता हुआ था, संयुक्त राष्ट्र समझौता। क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र समझौता कब हुआ था? 20 नवंबर 1989 को, 20 नवंबर 1989 को एक समझौता हुआ था, संयुक्त राष्ट्र समझौता, बच्चों के अधिकारों को लेके। और यहाँ क्या किया गया, 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया कि एक व्यक्ति के रूप में इनको माना जाए और इनके अधिकारों के विषय में हर प्रकार की सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए, उनका रक्षण होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष का पद
उस व्यक्ति के लिए आरक्षित होता है जिसने बाल कल्याण संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। यानी कि इस आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है, यानी कि बन तो कोई भी सकता है, लेकिन आरक्षित का अर्थ हुआ कि उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगा अगर वो मौजूद है, नहीं तो किसी भी विशेष व्यक्ति को बनाया जा सकता है जिन्होंने बाल संरक्षण के कार्य में विशिष्ट योगदान दिया हो। जैसे कैलाश सत्यार्थी इसी के संदर्भ में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष का जो चुनाव करने वाली समिति होती है, इससे पहले भी हमने समिति के बारे में देख लिया था, यहाँ भी समिति की बात हो रही है प्रधानमंत्री के निरीक्षण में। ठीक है, तो क्या होगा कि जो समिति होगी, प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे उसमें, ठीक है, पीएम, दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और आपके होम मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री होंगे, और मानव संसाधन विकास मंत्री भी होंगे। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये हुआ उनकी समिति की चर्चा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, जो समिति होगी जो अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, तो उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे, आपके गृह मंत्री शामिल होंगे उसमें, इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री भी शामिल होंगे। अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। ठीक है, जो 6 सदस्य होंगे उनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल, किशोर न्याय वगैरह, बाल श्रम, ठीक है, और जो है बच्चों संबंधित कानूनों आदि की देखभाल किया जाता है इनके द्वारा। अब कार्यकाल की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होता है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये पॉइंट बी नोटेड। ठीक है, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, और एक खास बात क्या है कि 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि चाहे वो सदस्य हों या अध्यक्ष हों, अगर उन्होंने 2 कार्यकाल ले लिया, 2 टेन्योर ले लिए, तो तीसरे के लिए वो योग्य नहीं माने जाएंगे, तीसरा टेन्योर नहीं ले सकते। ठीक है, और 65 वर्ष अध्यक्ष का आयु, 65 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, और सदस्यों के लिए 60 वर्ष। ठीक है, तो ये पूछे जाने वाले यहाँ तथ्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब इस तरह का डिफरेंशिएशन देखने को मिले ना, तो जरूर सावधान हो जाया करिए कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अध्यक्ष 65 वर्ष तक और सदस्य 60 वर्ष तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, और 2 बार नियुक्ति के बाद तीसरी बार पुनर्नियुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, और सिद्ध कदाचार वगैरह के आधार पर, मानसिक अस्वस्थता, रुग्णता के आधार पर, दिवालिया, पागलपन, अनैतिक आचरण आदि पर इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आयोग की लगातार 3 बैठकों में ये भी अनुपस्थित रहते हैं तो भी इन्हें पद से मुक्त माना जाएगा, पद से इन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ सुनवाई का अवसर इन्हें भी मिलेगा, जो अभी इससे पहले आयोग में हमने पढ़ा था। उसके बाद अब देखते हैं, इनका कार्य बता ही चुके हैं, सारी चीज़ें इनका देखना कार्य होता है, और जो शक्तियां हैं इनकी, सिविल शक्तियां इन्हें भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, सिविल कोड की इन्हें भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया। ठीक है, 92 के अधिनियम के द्वारा 93 में किया गया। यह अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ठीक, किंतु केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे। यह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि 7 सदस्यीय आयोग होगा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित होना जरूरी है। ये 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने अनिवार्य हैं। 5 धार्मिक समुदायों को इसमें अभी तक शामिल किया गया है। इसमें आपके मुस्लिम हैं, ठीक है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 2014 में
जैन संप्रदाय को भी इसमें शामिल किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए 2014 में जैन को भी शामिल कर लिया गया इस प्रकार की श्रेणी में। तो अब जाके ये 6 हो गए, पहले क्या थे 5 थे, अब जाके 6 हो गए। हालांकि सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं आया, अभी वो 5 ही हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यानी कि 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। फिर भी अध्यक्ष सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं, बाकी वही है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से अक्षम ना हो, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा वही लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित नहीं होने चाहिए, अन्यथा हटा दिए जाएंगे। उसके अलावा केंद्र सरकार की दृष्टि में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हानिकारक पाए जाने पर भी पद से हटाया जा सकता है इन्हें, बस यही है। और सुनवाई का भी इन्हें अधिकार दिया जाएगा। तो ये हो गया इनका कार्य, थोड़ा संक्षिप्त विवरण। अब कार्य की बात करें, संघ एवं राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। ये देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो, उनका कहीं शोषण न हो, उत्पीड़न न हो उनका, ये सारे कार्य करते हैं। और सिविल अदालत की शक्तियां इन्हें भी प्राप्त होती हैं, सिविल अदालत के इन्हें भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए मैं जो बताते चल रहा हूं अभी ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला चीज, गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, सदस्य अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, कितने सदस्य होता है, नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब ये क्या होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो पहले हम इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है इनका कार्य, इनका कार्य होता है कि जैसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करना, ठीक है, जिसमें किसी शासकीय अधिकारी का अनुचित उद्देश्य या भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया हो तो उसकी ये जांच करते हैं। जनहित प्रकटीकरण, मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना, उचित कार्रवाई हो तो सिफारिश करना, ठीक है। जो राजपत्रित अधिकारी वगैरह होते हैं, गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके समानांतर कर्मियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों से सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना, ये सारे इनके कार्य होते हैं, ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट को, यानी कि एक वार्षिक रिपोर्ट ही निकालते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखते हैं। और आयोग का भ्रष्टाचार के निवारण हेतु, ठीक है, विज आई, ठीक है, भ्रष्टाचार के निवारण हेतु विज आई, यहाँ एक टर्म है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, विज आई नाम का, ठीक है, विज आई नाम का एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है, ठीक है, विजिलेंस, ठीक है, इसको नाम भी कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, तो विज और आई, ठीक है। तो इस तरह का एक पोर्टल प्रारंभ किया, यह एक शिकायत दर्ज करने वाला पोर्टल है, इस पे जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी ऑफिसर्स के खिलाफ। हालांकि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके फिर खामियाजा भी भुगतने पड़ते हैं अगर गलत सूचना आपने दी कोई तो, ठीक है। तो ये होता है सॉरी। अब देखते हैं प्रावधान क्या है इसमें, कैसे किया गया। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक संथानम समिति थी। 1964 में एक संथानम समिति बनाई गई थी, उसने अपनी सिफारिशें दी 1964 में, ठीक है, और संबंधित प्रस्ताव पारित कर आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 के द्वारा, ठीक है, 1998 के द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। 1998 में से सांविधिक दर्जा दिया गया। इसी से संबंधित विधेयक 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात यह आयोग अधिनियम प्रभाव में आया। भारत सरकार द्वारा 2004 में इस आयोग को नामित एजेंसी बनाया गया, 2004 में, ठीक है, नामित एजेंसी बना दिया गया, ठीक है। यह बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है, संरचना की अगर बात करें बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक, कभी 2 हो सकते हैं और कभी 1 हो सकते हैं, तो 2-1 का ये चलता है, कभी 2 भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, चूंकि कंफर्म संख्या नहीं है इसलिए पूछेगा नहीं, हो सकता है वहाँ भी ऐसा कुछ डाल दे तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनके सहयोगी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति के आधार पर की जाती है। फिर आगे बात समिति की, ठीक है। अब इस समिति में कौन कौन होगा ये जानना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, इसके अलावा होम मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वहाँ पे, ठीक है।
तो ये शामिल होते हैं। इनकी सिफारिश के आधार पर प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल की बात करें अगर तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इससे पहले भी वो जो है अपना त्यागपत्र वगैरह दे ही सकते हैं। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि एक टेन्योर पूरा होने के बाद दोबारा टेन्योर नहीं ले सकते, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्य का अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में सिविल पद पर रह चुके होने की आवश्यक अनुभव अनिवार्य है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वही अध्यक्ष बन सकता है जो कभी IAS या अखिल भारतीय स्तर पर किसी सेवा का सदस्य रह चुका हो, उस पद पर रह के कार्य कर चुका हो। और इनके आयुक्त और जो अध्यक्ष होंगे, इनके जो वेतन भत्ते वगैरह होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों के समान ही होते हैं। हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं पदमुक्ति की इन्हें, तो राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसी भी सतर्कता आयुक्त को उसके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। वही चीज़ दिवालिया हो गए हों, नैतिक चरित्रता के आधार पर, नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर दोषी पाए गए हों, उस परिस्थिति में हटाए जा सकते हैं। उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हों, ऐसे कुछ कार्य किए हों, पैसा वैसा लेन देन गमन में कहीं हो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से इस प्रकार के पद पर लांछन लगता हो, तो इस चीज़ को आधार बना के भी उन्हें पद से मुक्त किया जा सकता है। भाई सीधी सी बात है कि वही हाल हुआ कि आपको रखवाली के रखा गया था, आप ही चोर बन गए, तो इसलिए ये इस आधार पर भी उन्हें हटाया जा सकता है। और इनकी शक्तियों की बात करेंगे तो आयोग ऐसी सभी से हम पहले बात कर चुके कार्यों के विषय में इनके, तो ये किसी भी जो सेंट्रल केंद्र के स्तर पर अधिकारी होते हैं प्रशासन में, उनके जो है जांच वगैरह उनकी करते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना CBI द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति व समीक्षा करना भी इनका कार्य है। यही हूबहू लाइन उठा के पूछ लिया गया है सिविल में, IAS की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उनके आधार पे उनकी जो रिपोर्ट होती है CBI की, उसकी भी ये समीक्षा करते हैं, ठीक है। तो बाकी और सारा हमने इनके विषय में पढ़ लिया। तो चलिए यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी समाप्त होता है। अब देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं अगर, तो इनका जो निर्माण हुआ था केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, इनकी स्थापना की गई। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। कब आया? 12 अक्टूबर, आजकल डेट सहित पूछ ले रहा है इसलिए ज़रूरी है ध्यान रखना, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु यह अधिनियम लाया गया था। यानी कि प्रत्येक जो अधिकारी हैं सरकारी, उनके कार्यों में पारदर्शिता हो, वो कार्य के प्रति उत्तरदायी रहें, उसके लिए यह लाया गया था। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक, मतलब 10 सूचना आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि 11 सदस्यीय होते हैं, ठीक है, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी, लेकिन 11 सदस्यीय होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 10 बाकी सदस्य, तो ये 11 सदस्यीय आयोग होता है। और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन एक समिति के द्वारा, और उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, और प्रधानमंत्री जिसे चाहें अपने एक सदस्य के साथ शामिल कर सकते हैं। उस समिति के सिफारिश के आधार पर ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और अन्य आयुक्तों की। कार्यकाल की बात करते हैं अगर, तो कार्यकाल इनका जो होगा पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो पद धारण करेंगे, और ये भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। एक टेन्योर समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सदस्य अध्यक्ष बनने के सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान, तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार आदि का विशेष अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष व सदस्य राजनीतिक दल के रूप संबंधित कोई लाभ के पद या लाभ के व्यापार में भी संलग्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वेतन भत्ते वगैरह इन्हें वही प्राप्त होते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इन्हें किस प्रकार के वेतन भत्ते प्राप्त हो, किससे संबंधित, तुलनात्मक भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग को
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही वेतन भत्ते मिलते हैं और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते वगैरह जो मुख्य निर्वाचन आयोग के बाकी आयुक्त होते हैं उनके बराबर मिलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करके एक त्यागपत्र दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी वही चीज़ें हैं सारी, दिवालिया ना हो, चरित्रहीनता ना हो और जो है मानसिक रूप से अक्षम ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा ये जांच की जाएगी और उसके बाद जो निर्देश होगा उसके अनुरूप रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद पद से इन्हें मुक्त किया जाएगा। ठीक है, इनके कार्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें अगर, तो क्या है कार्य इनका? लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा हो अगर कोई व्यक्ति ऐसा, ठीक है, और उसके अलावा जिसे मतलब इस अधिनियम में अधीन किसी जानकारी को देने से इनकार अगर किया गया हो, ठीक है, इनके कर्तव्य हैं मूल रूप से। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में गए हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपके घर की सड़क टूटी हुई, घर के सामने आपने देखा, आप गए PWD कार्यालय में, वहाँ पे आप उससे बात करने लगे, और कोई सुन ही नहीं रहा था, आपको यूं ही सटियाए पड़े थे, आप किसी कुछ पूछ रहे, कोई बता ही नहीं था, सीधे मुँह बात नहीं करते थे लोग। वही काउंटर नंबर 2 से जाइए पूछिए, काउंटर नंबर 3 से पूछिए, घुमा रहे थे, आप परेशान हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आप सीधे केंद्रीय सूचना आयोग के पास मतलब राज्य सूचना आयुक्त भी होते हैं, राज्य सूचना आयोग भी होता है, वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तब आप केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास जा सकते हैं और वहाँ आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त। इनके पास भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। तो ये रहा हमारा केंद्रीय सूचना आयुक्त। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करते हैं अगर, तो देखिए इसके विषय में हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता दें। अधिकरण क्या होते हैं कि एक तरह से न्यायालय होते हैं, एक तरह से कोर्ट होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य से ही इनका गठन किया जाता है। अब इसका नाम जैसा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो इससे तात्पर्य है कि जैसे शुरू में क्या हुआ कि बहुत सारी पर्यावरण से जो संबंधित चिंताएं होने लगी, पर्यावरण पर ध्यान दिया जाने लगा, तो अब इससे संबंधित मैटर बहुत आने लगे। तो अब न्यायालय के पास, सामान्य न्यायालय के पास तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया कि पर्यावरण संबंधित कोई मुद्दा आता है तो इन्हीं के पास आएगा। और अधिनियम जो बनाया गया 2010 में बनाया गया, 2010 में अधिनियम बनाया गया। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। यह सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, ध्यान रखिए, सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी और तीव्र निस्तारण करना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 सहयोगात्मक पीठें हैं इसकी। कहाँ पे है? भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है, पुणे में है, ठीक है, कोलकाता में है आपका, और चेन्नई में है। ठीक है, ये इसकी 4 पीठें हैं। कहाँ कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं। 20 अधिकतम होंगे पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें से 10 सदस्य न्यायालय क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, यानी कि 10 सदस्य जुडिशरी से रिलेटेड होने चाहिए और 10 सदस्य पर्यावरण के विशेषज्ञ होने चाहिए। ठीक है, और अध्यक्ष विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को अधिकरण में आमंत्रित करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित आपने देखा। इनके सदस्यों के कार्यकाल वगैरह के बारे में बात करें तो अध्यक्ष पद हेतु कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो चुना जा सकता है। ठीक है, अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे कि अध्यक्ष जो होगा व्यक्ति होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, वो चुना जा सकता है अध्यक्ष के तौर पे। उसके अलावा जो अन्य सदस्य होंगे वो न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए। अधिकरण में विशेषज्ञ जो होंगे उनसे संबंधित विषयों में, यानी कि पर्यावरण या उससे संबंधित विषयों में PG किए हों, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या इन क्षेत्रों में 5 वर्ष के व्यवहारिक अनुभव सहित 15 वर्ष का अनुभव ज्ञान आवश्यक है उनके लिए। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। 5 वर्ष तक वे पद पर अपने रहेंगे। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हो, दोबारा भी उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। और अध्यक्ष सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की जांच के बाद केंद्र सरकार पद से हटाने का आदेश न दे। ठीक है, और इन्हें भी जांच की सुनवाई का पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने
यहाँ पर देखा। एक चीज़ और है, यह अधिकरण संहिता प्रक्रिया 1908 से बंधा नहीं है, यानी कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर द्वारा निर्देशित होता है। यहाँ पर पूरी चीज़ें आईपीसी सीआरपीसी के अनुसार नहीं चलती, ठीक है, प्राकृतिक न्याय के अनुसार चलती हैं। तो ये हमने राष्ट्रीय अधिकरण देख लिया, हरित अधिकरण भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों वाले सेगमेंट पे। यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे, कुछ प्रश्न ऐड किया है उनको देखेंगे, हमेशा की तरह जो रहता है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये हमें आपको यहाँ देखना है। तो कौन सी नहीं है संवैधानिक संस्था? राज्य वित्त आयोग आपने पढ़ा था, संवैधानिक है। लोकसभा सचिवालय संवैधानिक है। केंद्र का वित्त आयोग संवैधानिक है। लेकिन राष्ट्र मानवाधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन होता है, किया जाता है, कब किया जाता है? तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, पाँचवें वर्ष, चौथे वर्ष। कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये बताने की जरूरत है आपको, ठीक है। इससे पहले अभी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो बहुत आराम से दे लेंगे उत्तर इसका। उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, ऑप्शन बी सही है, 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कल हम और देखेंगे जो विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद वगैरह हुआ, नीति आयोग हुआ, कुछ और 2-3 संस्थाएं हैं, उनके बारे में देख के समाप्त करेंगे इसे। और यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाएगी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी उनको हम विशेष रूप से करा देंगे। तो यहाँ हमारी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, देखते रहिए।